हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हर रिपोर्ट में हर साल क्लेम किया जाता है कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है। इसको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्या ऐसा सच में हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या हमारा फॉरेस्ट कवर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले आंसर है कि नहीं। अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर स्टेडली इंक्रीज नहीं हो रहा। अब बेसिकली क्या है, अगर फॉरेस्ट में हम प्लांटेशंस, कोकोनट प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, कोई भी जो ट्रीज हैं वैसे लाइंस में लग रखे हैं उनको इंक्लूड करना शुरू कर देंगे, उनको भी फॉरेस्ट कहना शुरू कर देंगे, तो हमको लगेगा यस इंक्रीज हो रहा है। बट फॉरेस्ट इज समथिंग एल्स, राइट। फॉरेस्ट, आप प्लांटेशंस को फॉरेस्ट की तरह क्रिएट नहीं बोल सकते। फॉरेस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जिस तरह से हमारी बॉडी को समझने में हमें बहुत टाइम लगता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस तरीके से हार्ट, लिवर, हर एक ऑर्गन एक साथ फंक्शन कर रहा है और एक ह्यूमन बॉडी बना रहा है, चल रहा है, हम सोच रहे हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो इकोसिस्टम को चलाते रहते हैं, बहुत सारी फूड चेन्स हैं, फूड वेब्स हैं, राइट। तो फॉरेस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सिर्फ सिंपल प्लांटेशंस या एवेन्यूज, ट्री एवेन्यूज को हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते। दैट इज व्हाई आई वुड से क्रिटिकली नो, हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज नहीं करा। अभी ये देखिए, प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट थी, इंडिया फॉरेस्ट ट्री कवर रोज बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 2 years। तो अभी ISFR की रिपोर्ट आई कि हमारा इतना स्क्वायर किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। इस पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था। 2019 से अगर आप गेन्स एंड लॉसेस फॉरेस्ट कवर में देखेंगे तो ये स्टेट वाइज यहाँ दे रखा है कि आंध्र प्रदेश में कितना स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और कहाँ किन स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। तो ये आपका रिसेंट रिपोर्ट है। ये इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो, अगर आप देखेंगे आप देख सकते हैं, ये बनाई थी। अब देखिए, अगर हमें फॉरेस्ट कवर के बारे में जानना है तो हम यूजुअली सर्वे कैसे करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू हम सर्वेज करते हैं। बट ये थोड़ा सरकास्टिकली लिखा है कि हमारे ऑफिशियल मैप्स भी हमको फॉरेस्ट के बारे में इतना नहीं बताते जितना एनिमल्स बताते हैं। एनिमल्स, यहाँ पे स्पेशली गिबॉन्स की बात की गई है कि गिबॉन्स की पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे, उनके हैबिटेट को देखोगे तो आपको फॉरेस्ट के बारे में हमारे ऑफिशियल मैप से भी ज़्यादा पता चलेगा। अब गिबॉन्स क्या हैं, ये एक एक्रोबैटिक मैमल्स हैं और इनकी खासियत है ये सिर्फ घने जंगलों में आपको मिलेंगे। सदर्न एशिया के ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे रहने के लिए इनकी अडेप्टेशंस हैं और बहुत रेयरली ये ग्राउंड पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग हुक शेप्ड हैंड्स होते हैं इनके, ताकि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जा सके। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ घने जंगलों में जहाँ पे होते हैं वहीं पे गिबॉन्स जो हैं वो रहते हैं। अब फाइंडिंग्स हम देखेंगे बोराजन रेन फॉरेस्ट अपर असम से। असम का ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने मैकाक के लिए भी बताया था कि वहाँ पे उनका बहुत कम सा रह गया है हैबिटेट। अब यहाँ पे हम बोराजन रेन फॉरेस्ट से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, अगर आप इन फॉरेस्ट कैनोपी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रोथ है, या जैसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, आप दूर तक नज़र अगर लगाएंगे आपको घना जंगल दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप दूर से देखेंगे आपको दिखेगा धीरे धीरे जंगल घना नहीं रह रहा, वो स्प्रेड आउट हो रहा है। ओके, इतना ज़्यादा घना नहीं रह रहा। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर अपना लूज करते जा रहे हैं और स्कैटर्ड ट्रीज। और दूसरी बात कि अगर आप गिबॉन्स की पॉपुलेशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्लांटेशंस में ये एनिमल नहीं पाए जाते। ओके, इनको रहने के लिए डेंस फॉरेस्ट ही चाहिए। इनका जो फैमिली है डेंस कैनोपी ही है रेन फॉरेस्ट की। तो हम काफ़ी सारे एनिमल्स से बायोडाइवर्सिटी देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट का क्या स्टेटस हमारे देश में बचा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा नहीं हो रहा, बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो रही है, इवन कि एक्सटिंक्ट भी होने वाले हैं कुछ एनिमल्स। 15 years में बोराजन रेन फॉरेस्ट पैच जो है, इस सिंपल हम अभी एक रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, 2/3 गिबॉन्स यहाँ से हम लूज कर चुके हैं।
वो मर चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज होने का मतलब है हैबिटेट लॉस, और हैबिटेट क्या है इनका? फॉरेस्ट। दैट मीन्स लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जहाँ पे हम इंक्रीज दिखा रहे हैं एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है। अभी तो हम सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जो बचे हुए गिबॉन्स हैं जो कभी घने जंगलों में बहुत यहाँ पे पाए जाते थे, जहाँ पे इतना फॉरेस्ट हमने खो दिया, अब वो अगर आप बोलें कि ट्री प्लांटेशंस में कंफर्टेबली रह पाएंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, वहाँ से मूव कर जाएंगे उस एरिया से। अब जो नियर बाय फॉरेस्ट हैं जैसे भेराजन और पोद्युमनी, जो टुगेदर मिलके एक सेंचुरी बनाते हैं, तो गिबन इस एरिया में भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बाकी के प्राइमेट्स जैसे मैकेक्स, केप्ट, लंगूर्स, ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉरेस्ट्स को लिंक करके बता रही हूँ एनिमल्स के साथ, क्योंकि एनिमल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी एनिमल को डिस्कस करते हैं तो एक पॉइंट बहुत मेजर आता है, हैबिटेट लॉस। सो दिस इज व्हाट हैबिटेट लॉस इज, दैट डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट वी आर लूजिंग पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ओके, और अब इंडिया के ऑफिशियल मैप्स को अगर आप देखोगे तो आपको उन जगहों पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर दिखेगा, लेकिन अदरवाइज वहाँ पे फॉरेस्ट कवर नहीं है। नेचुरल फॉरेस्ट हमारे कमर्शियल प्लांटेशंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इन प्लांटेशंस को फॉरेस्ट मान के चल रहे हैं। तो अब ये मैंने आपको कुछ इंसाइट्स दिए। तो रियलिटी आखिरकार क्या है? बेसिकली इंडिया ने अपना एक टारगेट सेट किया है कि हम अपने जोग्राफिकल, जितना टोटल हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर लाएंगे। और ऐसा ही कुछ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में भी लिखा है, और हमने ये टारगेट्स अपने जो इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट है जो हमने रिलीज किया था 2018 में, नीति आयोग ने रिलीज किया था, उसमें भी हमने ये टारगेट दे रखा है। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के लिए हम कुछ भी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर को लेके एक्चुअल में ऑफ टारगेट जा रहे हैं। ओके, और इंडिया का इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, फॉरेस्ट कवर एज शेयर ऑफ टोटल जोग्राफिक एरिया। तो हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, देखिए 2011 में 20.05 था, 2019 आते तक 21.67% हो गया। तो हमारा टारगेट क्या है? 33.3% जोग्राफिकल एरिया ये हम कवर करना चाहते हैं। 1987 से अगर आप देखेंगे एक रिपोर्ट निकलती है फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ISFR, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। अब इन रिपोर्ट से हमको बेसिकली एक ट्रैक रख पाते हैं कि हाँ हम कितना इंक्रीज कर लिया, कहाँ पे डिक्रीज हुआ। और ISFR ने डिक्लाइन यहाँ पे 7400 स्क्वायर किलोमीटर का भी शुरू में दिखाया है, लेकिन उसके बाद शुरू में डिक्लाइन दिखाया, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आने शुरू हुई तो हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। 80,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने बोला कि हमारे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। अब जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इस फील्ड के लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ ऑन ग्राउंड हैं कि भाई फॉरेस्ट कवर स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, उनके लिए ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि भाई पहले आपने डिक्लाइन दिखाया, एकदम से कैसे इंक्रीज हो रहा है आपका फॉरेस्ट कवर, ग्राउंड पे तो हमको ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, घने जंगल, उनको डिफाइन किया जाता है जहाँ पे ट्री कैनोपी, ट्रीज अगर आप बोलेंगे डेंसिटी इज 70% और अबव, 70% से ज़्यादा डेंसिटी हो तो उसको हम बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। फिर आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आएंगे जहाँ पे 40 to 70% जो डेंसिटी होगी ट्री कैनोपी की रहेगी। 2021 एंड 2019 जो एरिया ओपन फॉरेस्ट का है वो इंक्रीज हुआ है 0.09%, यानी 1582 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे देखा गया कि कुछ कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी फॉरेस्ट की चेंज कर दी गई। 2001 से शुरू करें तो ISFR ने किसको क्लासिफाई किया था? हम सैटेलाइट इमेजेस लेते थे, वहाँ से पिक्सेल्स काउंट करते थे तो फॉरेस्ट बोलते थे। फिर इन्होंने और भी ज़्यादा डीप स्केलिंग करना शुरू किया, फाइनर स्केल्स यूज़ करने शुरू किए, पूरा डिजिटल वर्क फ्लो हो गया एनालाइज करने के लिए, और डेफिनेशन भी फॉरेस्ट की चेंज कर दी गई। अब एक्सप्लिसिटली बोलें, कोई भी लैंड जहाँ पे एटलीस्ट 1 हेक्टेयर एरिया या फिर 10% से ज़्यादा वहाँ पे ट्री कवर आपको दिखता है, तो कहीं पे भी वो ट्रीज आपको दिखते हैं तो आप उसको फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो
डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता कि ट्री के स्पीशीज वहाँ पे अलग अलग हैं, बायोडाइवर्सिटी है, या किस पर्पस से उसको ग्रो किया जा रहा है, क्या वो प्राइवेट लैंड है या फॉरेस्ट है, ये सब मैटर नहीं करता। तो ये सैटेलाइट से देखते हैं पूरा डिजिटली, जहाँ पे भी ये क्राइटेरिया रख दिया है, अगर उनको इतने पेड़ दिखते हैं तो उसको फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। प्लांटेशन भी कोई लगा रहा है तो आप प्लांटेशन को भी फॉरेस्ट में काउंट करेंगे, बट जबकि प्लांटेशंस एंड फॉरेस्ट में डिफरेंस है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। अब इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि एकदम से टी एस्टेट्स इंक्रीज हो रही हैं, आपकी कमर्शियल प्लांटेशन जहाँ से पैसा मिलेगा वो इंक्रीज हो रही हैं। कोकोनट प्लांटेशन, अब बताइए फॉरेस्ट और कोकोनट प्लांटेशन में डिफरेंस नहीं है क्या? मैंगो ऑर्किड्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सब आपके क्लासीफाई हो रहे हैं एज फॉरेस्ट, तो आप बोल रहे हैं फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। 1999 से 2001 तक ये जो रीडेफिनेशन अब की गई है, इससे आपका डेफिनेटली साइज आपका इंक्रीज मिलेगा। अब इस स्टेप का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जब आप नेचुरल हैबिटेट को ह्यूमन मैनेज्ड लैंड यूज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इन्वायरमेंट पे उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे हम बोलते हैं ऐसे एरियाज में फ्लड्स आने के चांसेस, नेचुरल कैलामिटीज के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं, सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो प्लांटेशंस हैं ये कार्बन को भी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्लाइमेट क्राइसिस होगा। लॉन्ग वे में ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप प्लांटेशंस पे फोकस करेंगे और नेचुरल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको ध्यान नहीं देंगे। इसका फर्क नेचुरल प्रोड्यूस पे भी पड़ेगा। जो चीज़ें नेचुरली जंगलों में लगती हैं तो वो उनका एक पर्पस है, क्योंकि वो वहाँ के एनिमल्स को सपोर्ट करती हैं, बर्ड्स को सपोर्ट करती हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे, ये नेचुरल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कल्चरल लॉस है, जो लोगों का रोजगार का लॉस है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, एनिमल्स को भी नुकसान होगा, इकोनॉमिक लॉसेस के साथ साथ पब्लिक हेल्थ रिस्क भी इसके साथ जुड़ जाएंगे, राइट। तो चाहे हमने एक कॉन्सेप्ट लाया कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन का, तो एक जगह से जंगल, ओरिजिनल जंगल काटो और फिर आप खुद से प्लांटेशंस करो और वैसा वाला प्लांटेशन करो जिससे आपको फिर से फायदा हो, सो दिस इज नॉट द वे। और यहाँ पे देखिए हम गिबॉन्स की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से गिबॉन्स का एग्जाम्पल दिया कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं रह रहे, कम स्पीशीज बच रहे हैं फॉरेस्ट के जहाँ पे ये थ्राइव कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो प्लांटेशन इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो कंक्लूजन में ये लाइन आप देखिए, बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं कि अगर इस तरह से ओवरऑल इंक्रीज फॉरेस्ट कवर का होता रहा, वो भी प्लांटेशंस की वजह से, और नेचुरल फॉरेस्ट जो ओरिजिनल जंगल हैं आपके वो डिक्लाइन होते रहे, इसका बहुत इकोलॉजी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमी तीनों और इकोलॉजी तीनों चारों चीज़ों पे पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिर्फ टारगेट अचीव करने के चक्कर में हम डेफिनेशंस चेंज ना करें, बल्कि नेचुरल फॉरेस्ट को अलग करना समझें कि नेचुरल फॉरेस्ट अलग है ग्रीन एरिया से जो ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमंस क्रिएट कैसे कर रहे हैं? नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके ग्रीन एरियाज क्रिएट करें, तो उन ग्रीन एरियाज का फायदा है बट उतना फायदा नहीं है जो नेचुरल फॉरेस्ट हमको दे सकते हैं। तो हमको ये डिफरेंसेस नेचुरल फॉरेस्ट और ट्री कवर्ड लैंडस्केप्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ये डिफरेंस हमको समझना होगा और ISFR को भी ये चीज़ नोटिस में लानी पड़ेगी और उसको देख के अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ताकि हमको मालूम रहे कि हम अपने रियल टारगेट से कितना पीछे हैं। क्वेश्चन आपके लिए, सुंदरबैंस इन इंडिया इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ फॉरेस्ट? ड्राई, डिसीडियस, टाइडल, वेट डिसीडियस फॉरेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में। आप पोल में पार्टिसिपेट करके टेलीग्राम में आंसर जान सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।